अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात में तेज़ बारिश हो रही थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे में बस बिजली चमकने की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। वो सब कमरों में पलंग पर बैठे बारिश रुक जाने का इंतज़ार कर रहे थे। घर में पानी भर गया था और ज़मीन पर पाँव रखा नहीं जा सकता था। ऐसे में वो बस बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। माहम ने इर्द गिर्द देखा। उसका छोटा भाई अपनी माँ से चिमटा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। आपी, बारिश कब रुकेगी? उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही एहसान ने उससे पूछा और वो सर हिलाती उसे मुस्कुराकर देखने लगी। बस थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, फिर हर तरफ रोशनी होगी ना, तो इतना डर नहीं लगेगा। ब्लैक आउट की वजह से मंजर ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। बारिश की आवाज़ और बादलों की गरज अजीब सी वहशत फैला रही थी। वो सर हिलाकर अपनी माँ के कंधे से लगे सोने की कोशिश करने लगा। उसका नींद से बुरा हाल था। शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था। इतनी बारिश हुई थी कि अब गांव सैलाब का मंजर दिखा रहा था। उन लोगों ने रात का खाना तक नहीं खाया था। सब पलंग पर बैठे थे। कोई कहीं जा नहीं सकता था। ज़मीन पर पानी खड़ा था। हर साल मानसून बारिशों में गांव का इस कदर ही बुरा हाल हो जाता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर शिफ्ट हो सकते, इसलिए मजबूरी में वहाँ रहते थे। माहम ने थोड़ी के नीचे हाथ रखकर यज़दान खान को सोचा। वो कितनी मज़े और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। उसने अफसरदगी से सर झटका। वो मासूम सी सोचों में खुद को गर्क करना नहीं चाहती थी। माहम ने अपने माँ बाप की जानिब देखा। बिजली की चमक से उनका वजूद नज़र आया, जो नींद से बेहाल होते पलंग पर ढह गए थे। वो घुटनों को सीने से टिकाए बैठी हुई अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। रंगीन जिंदगी में उदासी सी घुली हुई थी। वो इस वक्त लब में खड़ा हुआ जूस का ग्लास लबों से लगाए इर्द गिर्द देख रहा था। हाय हैंडसम, किसी ने बेहद पास से पुकारा और उसने बस एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर सामने देखने लगा। कोई कुर्बत का लम्हा हमें भी दे दिया करो, बस अकेले अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हो। उस लड़की ने यज़दान की बाहों में हाथ डाला। शट अप, डोंट टच मी, उसने गुस्से से गुर्राते हुए उस लड़की के हाथ को झटकते हुए कहा और वो उसे हंसकर देखने लगी। यहाँ पर कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मुझे ये कहे डोंट टच मी। यज़दान खान, तुम ही एक बेमुरवत इंसान हो। उसने एक अदा से दोबारा उसकी करीब आने की कोशिश करते हुए कहा। लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। नहीं, हर किसी के गले का हार बनने वाली औरत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, उसने सख्ती से कहते हुए उस लड़की को दोबारा दूर किया। लेकिन वो बेहद ज़िद्दी थी और यज़दान मलिक का इतना बाकिरदार होना उसे मज़ीद ज़िद दिला रहा था। तुम पाकिस्तान में नहीं अमेरिका में हो, इसलिए यहाँ की ज़िंदगी के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी जियो, उसने कंधे उचकाते हुए उसे मशवरे से नवाजा। यज़दान खान ने उसे घूरा। उसका गला डीप था। यज़दान खान उसकी जानिब देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस उसे वो गुस्सा दिलाने की कोशिश करती वाकई गुस्सा दिला रही थी। मेरे रास्ते से हट जाओ सैम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने ग्लास को मजबूती से अपने हाथ में थामा हुआ था। तुम्हारे सारे रास्ते मुझसे होकर मुझ तक ही आते हैं। भला मैं क्यों हटूं रास्ते से, जब मुझे मालूम है मैं और तुम एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं, उसने हंसते हुए कहा और यज़दान खान के कंधे से आ लगी तो उसने झटके से सैम को पीछे किया और दोबारा दूर होते वहाँ से निकलता चला गया। वो शराब के गिलास को लबों से लगाए उसे जाते देखती गई। अमेजिंग मैन, उसके लबों से सरगोशी की थी। वो बिजनेस वुमेन थी और यज़दान मलिक को पिछले 5 सालों से जानती थी और उसके पीछे ख्वार हो रही थी। अब उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं था वो यज़दान खान को छोड़ दे। वो उसका पीछा हर जगह करने वाली थी। शैला की शादी करीब है और तुम हो के आने का नाम नहीं ले रहे। क्या शैला की शादी उसके इकलौते भाई के बिना कर दें हम? उसने मुस्कुराकर शर्ट पहनी। मामा,
आप इतनी हसास क्यों हो जाती हैं? मैंने आपसे वादा किया है, मैं ज़रूर आऊँगा। यकीन रखें, मैं अपना वादा लाजमी निभाऊंगा। उसने अपनी माँ का चेहरा वीडियो कॉल पर देखा जो परेशानी लिए हुए था। तुम्हारी खाला के हालात बहुत बुरे हैं यज़दान। मेरा दिल इतना जलता है अपनी बहन को इस हाल में देखते। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अभी माह भी 18 साल की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। मैं चाहती हूँ वो सब शहर आ जाएं, और भाई साहब मेरी कोई माली मदद लेने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा खुददार हैं। उन्होंने यज़दान को बताया। उन्हें खबर मिल चुकी थी गांव में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि वो सब छोड़ छाड़ कर वहाँ आ जाएं, लेकिन उसकी बहन और बहनोई नहीं माने। मामा, अब क्या कर सकते हैं? जब वो राज़ी नहीं है तो आप एहसान को शहर बुलवा लें और उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लें। अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो उनके लिए आसानी का सबब बन जाएगा। उसने एक नादिर मशवरे से अपनी माँ को नवाजा था और उन्हें यह मशवरा बहुत पसंद आया था। कह तो ठीक रहे हो, मैं बात करूँगी सना से। उन्होंने अपनी बहन का नाम लिया। जी मामा, खाला से बात कर लें और समझा दें हम ऐसा क्यों चाहते हैं। गांव में बस प्राइमरी तक स्कूल्स हैं, आगे पढ़ ले तो अच्छी बात है। उसने टाई बांधते हुए कहा। मैं तो सोच रही थी तुम माहम से शादी कर लो, उन्होंने तेजी से कहा, और यज़दान खान उनकी जानिब हैरत से देखने लगा। मामा, आपको क्या हो गया है? मैं माहम से 10 साल बड़ा हूँ और वो अभी बच्ची है। हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी माँ खामोश हो गई। अच्छा ठीक है, मत मानो मेरी बात। आज तक कौन सी मेरी एक बात सुनी है? उन्होंने नाराज़ होते हुए फ़ोन बंद कर दिया और वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। बचपन में जब मिलती थी तो उसकी नाक निकल रही होती थी और यज़दान खान उससे चिढ़ता था कि 7 साल की बच्ची हो, इतना पता होना चाहिए, ये गंदी बात होती है। और वो उसकी बात सुनकर उसकी आस्तीन से नाक साफ कर लिया करती थी और यज़दान खान गुस्से से आग बगोला हो जाता था। शावर लेकर कपड़े तब्दील करता, उसे थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वो उसकी बचपन की हरकत सोचकर मुस्कुरा दिया, बस। जबकि शबी उसकी आंखों में मौजूद थी। उसके बाद कभी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ था। यज़दान ऑफिस पहुंचा तो सैम उसका पहले से इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर खड़ी हो गई। आज हमारा बिजनेस डिनर है, उस पर इनवाइट करने आई हूँ, उसने मुस्कुराकर इसे बताया। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी, कानों को छूते गोल्डन बाल। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यज़दान को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। ठीक है, पहुंच जाऊंगा, उसने सर्द मैरी से जवाब दिया और अपनी ऑफिस की जानिब निकल आया। उसे बहुत काम थे और सैम के लिए वो वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं कर सकता था। उसे पाकिस्तान जाने से पहले पहले सारे काम करने थे और सैम को उसने बिल्कुल पता लगने नहीं दिया था कि वो पाकिस्तान जाने वाला है, वरना वो भी पाकिस्तान के टिकट करवा लेती और उसके पीछे भागी चली जाती। यज़दान अपने पीछे उसे घर तक रसाई नहीं दे सकता था। उसकी माँ नाराज़ हो जाती। माहम, उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उनकी जानिब कदम बढ़ा दिए। जी अम्मी, उसने अपने गीले कपड़ों को झाड़ा। वो घर से पानी निकालकर बाहर फेंक रही थी। ये खाला की कॉल है, कह रही हैं एहसान को शहर भेज दो, वो पढ़ाई लिखाई करके वहाँ कुछ बन जाएगा। उसकी माँ ने इसे फ़ोन देते हुए कहा, पूछ लो क्या क्या कागजात चाहिए, फिर हम वो बनवा देंगे। उन्होंने मज़ीद बताया तो वो सर हिलाकर अपनी खाला को सलाम करने लगी। हाल अहवाल के बाद उन्होंने बताया कि यज़दान ने एहसान को शहर से तालीम हासिल करने का कहा है। माहम ने सारी तफसीलात पूछकर एहसान के कागजात की तैयारी शुरू कर दी। शैला की शादी में उन्हें पहले से मदऊ किया गया था, लेकिन गांव से निकलने का रास्ता बिल्कुल बंद था, जिसके सबब वो अभी वहां जा नहीं सकते थे। माहम ने एहसान के जल्दी से सारे कागजात उसी हफ्ते तैयार कर लिए। शुक्र था बारिश में वो महफूज रह गए थे। माहम ने बस मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। उसके बाद कॉलेज के लिए शहर जाना था। माँ से उसने बहुत ज़िद की थी, लेकिन उन्होंने माहम को इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से वो अब घर में ही होती थी, सिलाई वगैरह कर लिया करती। उसके हाथ में बहुत सफाई थी। गांव की सारी औरतें उसी से कपड़े सिलवाती थीं। इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। एहसान की पढ़ाई का खर्चा वही उठाती थी और एहसान अभी 12 साल का था। उसे वो शहर भेजने वाले थे।
माहम का सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था। न जाने वो अकेले कैसे सब मैनेज कर पाएगा। माहम कामों में मसरूफ थी, लेकिन दिमाग के घोड़े भी तेजी से दौड़ रहे थे। वो लोग शैला की शादी से 1 महीना पहले ही शहर पहुंच गए थे। उसकी खाला बहुत इसरार कर रही थी, उनके मैके से कोई होना चाहिए। उनकी बड़ी बेटी की शादी में कोई भी नहीं आया था। इस बार वो 1 महीना पहले से आए और तैयारियों में उनकी मदद करवाएं। इसलिए माहम समेत उसकी पूरी फैमिली वहां पहुंच गई थी। पहले उन लोगों ने एहसान का एडमिशन करवाया और शैला की बड़ी बहन सोमिया भी बच्चों समेत वहां आ गई थी। उनके बड़े से घर में खासी रौनक लगी हुई थी। माहम क्योंकि गांव की थी, इतनी जदीद चीजें देखकर हैरान हो रही थी। उसने सोमिया से काफी कुछ सीखा था। यजदान भाई नहीं आएंगे शैला आपी की शादी में? उसने बिरयानी को दम लगाते हुए पूछा। किचन के काम ज्यादातर माहम के हाथ में थे। उसके हाथ के खाने सबको बहुत पसंद थे। आ जाएंगे, मेरी शादी में भी शादी वाले दिन पहुंचे थे भाई, इसीलिए फिक्र ना करो, उसने मुस्कुराकर बताया। तुम भी शहर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ कॉलेज में एडमिशन ले लेना, सोमिया ने उसे एक मशवरा दिया। नहीं, फिर अम्मी अब्बू अकेले हो जाएंगे, उसने फौरन नफ़ी में सर हिला दिया और सोमिया ने समझकर गर्दन हिला दी। ये भी ठीक कह रही हो। इतने में उसकी 3 साला बेटी रोती हुई इसके पास चली आई। मामा नींद आ रही है, उसने रोते हुए कहा। मैं इसे सुलाकर आती हूँ, तुम टेबल मुलाजमा के साथ मिलकर लगा लेना, उसने जाते हुए कहा और माहम ने सर हिला दिया। सोमिया के 2 बच्चे थे, एक 3 साला बेटी और 1 साल का बेटा। जब से वो आई थी बस बच्चों में ही लगी रहती थी, उसके पास कुछ करने का वक्त ही नहीं होता था। माहम ने अफसोस से सर झटका। शादी के बाद जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती थी। शैला शॉपिंग में मसरूफ थी और गांव में बहुत अजीज जानने वाले थे। उनके बेटे की शादी थी और दोनों खानदान वहां मौजूद थे। वो यही बात कर रहे थे, शैला की शादी से पहले एक शादी में शिरकत करनी है और उसके लिए उन्हें गांव जाना है, इसलिए वो सब वहां जाने की तैयारी भी कर रहे थे। शैला की शादी में 1 हफ्ता बाकी था और शैला ने जिद बांध ली थी कि वो भी गांव जाएगी, इसलिए वो भी अब सबके साथ जा रही थी। माम के सुबह से सर में दर्द हो रहा था और उसे हल्का बुखार भी था। उसे मुलाजमा के सुपुर्द करती वो सब दोपहर में ही निकल गए थे। माम ने इतने बड़े घर को अचानक इतना खामोश पाया तो उसका दिल घबराने लगा। सर दर्द की वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। शादी की वजह से हर तरफ कुछ न कुछ बिखरा हुआ था। उसने सर को दबाते हुए इर्द गिर्द देखा। उसे कोई मुलाजमा नजर न आई, शायद सारे मुलाजिम सो चुके थे। उसने किचन की राह ली। वो चाय बनाकर उसके साथ कुछ खा रही थी कि फिर दवा खा सके। उसने चाय पीते हुए सामने देखा तो उसका दिल धक से रह गया। कोई मर्द इतनी बड़ी शान से दाखिल हो रहा था। उसने अपने लरसते दिल को काबू में किया। कौन हो तुम? मेरे घर में क्यों घुस रहे हो? माम खौफ से कांपने लगी। घर में इस वक्त कोई नहीं था। वो किचन से चाय बनाकर निकली कि कोई हैंडसम सा शख्स उनकी खाला के घर में दाखिल हुआ। यजदान खान लम्हे को ठुठक गया। अपने घर में आने पर सवाल, वो भी एक अनजान लड़की पूछ रही थी। उसके माथे पर बल पड़े। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? वो सर्द लहजे में गुर्राया तो वो घबरा गई। इसे वहां देखकर यजदान खान के माथे पर अनगिनत बल पड़े हुए थे। मैं इस घर की मालका यजदान खान की बीवी हूँ। वो खौफ से झूठ बोल गई, क्योंकि वो गांव से आई यजदान की खालाजाद थी। बचपन में देखा था दोनों ने एक दूसरे को और अब सालों बाद जवानी में देख रहे थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। गुस्से में भी उसे हंसी आ गई। सालों बाद वो आया था और उसकी बीवी। मुझे अंदाजा नहीं था मेरी बीवी इतनी रात तक मेरा बेचैनी से इंतजार कर रही होगी। मालूम होता तो थोड़ी जल्दी घर वापस आ जाता। वो मुस्कुराहट दबाता उसकी जान हवा में मौलिक कर गया। वो मुंह खोले उसे देखे गई और उसके हाथ से कप छूट कर गिर गया। वो मुंह पर हाथ रखे सामने यजदान खान को देख रही थी। उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि वो जो कोई भी हो उससे डर कर भाग जाए, लेकिन वो खुद ही यजदान खान निकला। आप यजदान भाई हैं? वो हैरत से निकलने के बाद पूछने लगी। उसने माहम के पाँव की जानिब देखा जहां गरम चाय के छींटे पड़े हुए थे और वो हैरत से इसे देख रही थी।
यजदान तेजी से उसके पास आया। उसने टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसके पाँव साफ किए। पागल हो, पाँव जल जाता, उसने गुस्से से कहा तो वो उसे देखे गई। तुम माहम हो ना? उसने माहम को देखकर तस्दीक चाही। उसकी माँ ने बताया था कि खाला की फैमिली एक माह से आई हुई है। जी, उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। जी, उसने मिनमिनाकर जवाब दिया। यजदान खान सोफे पर बैठ गया। घर वाले कब तक वापस आएंगे? उसने कलाई सामने करते हुए वक्त देखा। सुबह तक वापस आएंगे, इसने जवाब दिया और वो वहाँ से भागने के लिए पर तोल रही थी। उसके सामने खड़े रहने में भी इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कितने मज़े से कह दिया था उसकी बीवी है। मुझे चाय बनाकर पिला दो और ऐसे आइंदा किसी के सामने मत कहना कि तुम मेरी बीवी हो, उसने तंबीह करते हुए कहा तो वो सर हिलाने लगी। वहाँ से गायब होती किचन में आकर दम लिया। यजदान ने हंसकर सर झटका। वो उसे धमकी देने की गर्ज से कह गई थी, वरना उसकी हालत बता रही थी कि वो ये बात कहकर किस कदर पछता रही है। यजदान खान ने पाँव फैलाए और लेट गया। इतनी लंबी फ्लाइट के बाद उसे नींद आ रही थी। उसने चाय पी और वहाँ से निकलकर अपने कमरे की जानिब आ गया। उसकी माँ को मालूम था कि वो आने वाला है, इसलिए हर चीज़ साफ सुथरी और अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। उसने सादा सा सूट निकाला और फ्रेश होने चला गया। उसके बाद वो सोने के लिए लेट गया। माहम ने काफ़ी दफ़ा दरवाज़ा पीटा, लेकिन वो गहरी नींद सो चुका था। वो उससे खाने का पूछने आई थी। यजदान ने ये तक नहीं पूछा था कि वो शादी में क्यों नहीं गई उनके साथ। इतना बेमुरवत था। वो उदासी से अपने कमरे में आई और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उसकी आंख ऊंची आवाज़ों से खुली थी। घर वाले वापस आ गए थे। उसने फ्रेश होकर नीचे की राह ली। वो यजदान भाई कल रात वापस आए हैं, उसने नाश्ता लगाते हुए बताया तो वो सब हैरान हुए और सरप्राइज़ पर खुश भी हो गए। इतने सालों बाद यजदान खान वापस लौटा था। उन सब ने शुक्र की सांस खारिज की थी। यजदान के उठने से पहले वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वरना शैला और सोमिया तो उसके कमरे में जाने के लिए बेताब थी। उनकी माँ ने सख्ती से मना किया था, जब तक वो खुद नहीं उठ जाता कोई नहीं जाएगा। सब उसके उठ जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आया और उसने सलाम किया तो उसकी दोनों बहनें भागकर उसके सीने से लग गईं। वो हंसकर उनके माथे पर बोसा देने लगा। वो उसे देखकर इमोशनल हो गई थी। उसने अपने मामा बाबा को सलाम किया, फिर खाला खालू से मिला। सबसे मिलने के बाद उसने माहम को देखा तो वो उसे देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गई। वो उसकी शर्मिंदगी अच्छे से समझ रहा था। उसने मुस्कुराकर सर झटका। वो काफ़ी लंबी और खूबसूरत हो गई थी। छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। माहम, शैला और सोमिया सब शॉपिंग और सजावट में मसरूफ़ थे। मर्दों ने बाहर के काम संभाले हुए थे। आज मेहंदी थी और माहम कमरे में तैयार हो रही थी। सारे नीचे तैयार होकर बैठे थे। हम हॉल के लिए निकलते हैं यजदान, तुम माहम को लेकर आ जाना, उसकी मम्मी ने कहा और सब मेहमानों समेत हॉल के लिए निकल गए। यजदान माथे पर बल डाले माहम के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने एक नज़र गेस्ट रूम पर डाली, वहाँ से कोई आहट महसूस ना हुई। उसने ऊपर की जानिब कदम बढ़ाए। अंदाज जारहाना था। वो कालीन पर बैठी थी और दुपट्टा उसके गिर्द फैला हुआ था। गालिबन उसकी हील्स में कोई चीज़ फंस गई थी जो उसे निकल नहीं पा रही थी। वो तेज़ी से उसके करीब आया, हाथ बढ़ाकर उसकी हील से उसकी बैक साइड की शर्ट का दामन निकाला तो वो उसे हैरान नज़रों से देखने लगी। किसी को बुला लेती, खुद ही लगी पड़ी हो, उसने सर्द लहजे में कहा। ये निकल जाता अगर आगे से अटका होता, उसने गुस्से से जवाब दिया। अब चलो, देर हो रही है, उसने माहम को घूरा। मैं मामा और बाकी सबके साथ आ जाऊंगी, आप जाएं, उसने एहसान ना लेने की ठानी। सब जा चुके हैं, मैं और तुम बस घर में हैं। उसने सर पैर माहम को देखा। मैरून रंग का सादा सा शलवार सूट पहना था। दुपट्टा सीने पर अच्छे से फैला हुआ था। कानों में बुंदे और माथे पर बिंदिया सजी हुई थी। उसकी माँ ने जब उससे इसकी शादी की बात की थी, यजदान कुछ अलग अंदाज से उसे देखने लगा था। वो बिलाशुबा सादगी में भी अच्छी लग रही थी। क्या सब मुझे छोड़कर चले गए? उसने मुंह फुलाकर पूछा। जी हाँ, यजदान ने ढलकता हुआ दुपट्टा उसके कंधे पर रखा तो वो उसे देखने लगी। यजदान ने उसकी काजल लगी आंखों में देखा।
और उसे लगा वो इन आंखों में डूब जाएगा। चलें अब या अभी सोग मनाती रहोगी? उसने सर्द लहजे में पूछा। उसे यूं बुत बना देखकर यजदान को गुस्सा आ रहा था। वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे। वो सर हिलाती उसके पीछे आई, लेकिन हील से उसका तवाज़ुन बरकरार न रह सका और वो यजदान पर गिर पड़ी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम जैसी लड़कियों को खूब समझता हूं मैं। उसे अचानक शदीद गुस्सा आ गया था। उसे हर लड़की सैम जैसी लगती थी। उसने माहम को झाड़ पिला दी और वो लब को चलती हुई उससे बहुत फासले पर चलने लगी। उसकी भला क्या गलती थी? गिरने से बचने के लिए उसने यजदान को थामा था। वो गाड़ी में बैठी, यजदान ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। वो उसका गुस्सा समझ नहीं पा रही थी। वो दोनों हॉल पहुंचे तो लड़के वाले भी आ चुके थे। दोनों का निकाह होने लगा था। वो एक कोने में बैठी सबको देख रही थी। इतने में उसके पास कोई आकर बैठ गया। हेलो, उसने सवारिया अंदाज से हेलो कहा तो माहम उसे देखने लगी। जी, आप कौन? उसने हैरत से पूछा। मैं यजदान खान का कज़न हूँ, अली। उसने मुस्कुराकर बताया तो वो सर हिलाने लगी। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहा तो माहम ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, उसने सर्द लहजे में जवाब दिया। मैं आपसे दोस्ती कर रहा हूँ, आप थोड़ा ही मुझसे दोस्ती कर रही हैं। उसने हंसकर बात बनाई। इतने में यजदान खान अपने कज़न को घूरते हुए वहाँ चला आया। क्या बात है? उसने माहम का परेशान चेहरा देखते हुए पूछा। कुछ नहीं भाई, बस हाय हेलो कर रहा था। मेरे घर पर आइएगा मिस माहम, उसने जाते हुए मुस्कुराकर कहा तो माहम ने यजदान को देखा जिसके माथे पर बल पड़े हुए थे। तुम यहाँ बैठी मेरे कज़न से दोस्ती कर रही हो? उसने घूरते हुए पूछा। मैं नहीं, वो मुझे तंग कर रहा था, उसने सख्ती से जवाब दिया। जैसे मुझे कल रात कहा था यजदान की बीवी हूँ, वैसे ही उसे भी कोई धमकी दे देती। उसने माहम को कहा तो वो शर्मिंदगी से चेहरा झुका गई। वो बार बार उसे उसी बात का ताना दे रहा था। माहम को अब शर्मिंदगी के साथ साथ गुस्सा भी आने लगा था। चलो उठो, अब क्या भूत बनी बैठी हो, उसने सदमेरी से कहा तो चारों नाचार माहम को उठना ही पड़ा। सारी शादी वो माहम और अली को घूरता रहा था जैसे दोनों उसकी नाक के नीचे न जाने क्या कर बैठे थे। सब शादी से वापस आए तो यजदान खान ने माहम का बाजू दबोच कर दीवार से लगा दिया। अली से जितना दूर रह सकती हो रहने की कोशिश करो, उसने गुस्से से बाजू पर दबाव डालते हुए कहा तो वो उसे नम आंखों से देखने लगी। आपको कितनी बार बताऊं, वो मेरे पास आया था, बात भी उसी ने की थी, इसमें मेरा क्या कसूर, इसने नम आंखों से कहा तो वो उसकी भीगी हुई आंखें देखे गया। तुम आइंदा इसको धमकी देकर मामला रफा दफा कर देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने बाजू छोड़ते हुए कहा तो वो उसकी पुश्त देखती ही रह गई। आखिर वो इससे चाहता क्या था? वलीमे वाले दिन भी अली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो हॉल के बाहर सीढ़ियों पर बैठी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी जब अली उसके बिल्कुल पास लगकर बैठ गया। उसने घबराकर अली को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। कैसी हो? मुझसे इतना कतरा क्यों रही हो? ज़रूर यजदान ने तुम्हें डांटा होगा, वो ऐसे ही करते हैं, अपनी बहनों को भी ऐसे ही बात नहीं करने देते थे। हालांकि देखो तो मैं कितना शरीफ इंसान हूँ, उसने माहम की जानिब देखते कहा। उसने फ़्रॉक पहन रखी थी जो कि उसने खुद ही सिलाई की थी। सीने पर फैला दुपट्टा और पुश्त पर फैले बाल अली को लाजमी दीवाना बना रहे थे। आप मुझसे बात ना करें वरना अच्छा नहीं होगा, उसने गुस्से से उठने की कोशिश की लेकिन अली ने उसकी कलाई थाम ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, उसने अली के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं यजदान खान की होने वाली बीवी हूँ, मुझसे तमीज़ से पेश आया करो वरना यजदान से शिकायत कर दूंगी, उसने बिना सोचे समझे उसे धमकी दे डाली। वो वहाँ से तेज़ी से वॉकआउट कर गई जबकि अली मुंह पर हाथ रखे उसे घूरने लगा। उसका जवाब सूद समेत लूँगा, उसने गुस्से से मुट्ठी भेंच कर कहा। माहम गुस्से से हॉल के अंदर आई तो उसके भाई ने पूछा इससे क्या हुआ, तो उसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिला दिया। सब तस्वीर बना रहे थे, उसका मुंह लटका हुआ था। उसने यजदान को खौफ से देखा कि अगर ये बात यजदान को पता लग गई तो वो उसकी तिक्का बोटी बना देगा। वो उसके देखने पर तेज़ी से नज़रें झुका गई थी। यजदान ने सर झटका।
दूसरे दिन से शैला की दावत का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले उसके मैके में दावत थी। माहम लोग गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन अली की फैमिली भी वहां पहुंच गई थी। यजदान खान भी उन सबके दरमियान बैठा हुआ था। आपने बताया नहीं भाभी कि यजदान की बात पक्की कर दी है? अली की माँ ने मुस्कुराकर बात का आगाज किया तो वो नासमझी से उन्हें देखने लगी। यजदान भी चौंक गया था। अपनी बहन की बेटी से इतने लायक बेटे की बात पक्की कर ली? वैसे है बहुत प्यारी। मैंने उसे देखते ही सोचा था अपने अली के लिए बात करूंगी, लेकिन उसने अली को बताया कि वो यजदान की होने वाली बीवी है। मुझे सुनकर जहां दुख हुआ वहां खुशी भी हुई कि चलो खैर से बच्ची अच्छे घर आ रही है। माहम लाउंज की जानिब आ रही थी। उनकी बात सुनकर लरसते कदमों से वापस पलटने लगी। यजदान की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। वो माथे पर बल डाले तेजी से उठा। उसकी माँ ने बात को कैसे कवर किया वो नहीं जानता था। वो वहां से निकलकर गेस्ट रूम में आई और गहरी सांस भरती सोचने लगी। धमकी उस पर उल्टी पड़ गई थी। अब वो क्या करे? इतने में धार से दरवाज़ा खुला और यजदान खान अंदर आया। उसने माहम की कलाई थामकर अपने पास कर लिया। ये क्या बकवास है? उसने सुर्ख नजरों से पूछा। वो मुझे छूने, वो उसे बताने लगी थी जब यजदान खान ने उसे बेड पर फेंका। उसने तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश की? वो माथे पर बल डाले पूछने लगा। वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूं। उसने अना का मसला बना लिया है क्योंकि, वो लब को चलती ही रह गई। क्योंकि, उसने सख्ती से पूछा। क्योंकि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया था। वो बोलकर गर्दन झुका गई। यजदान खान ने नफी में सर हिलाया। बहुत खूब, इस पर दाद दूंगा, लेकिन जब हाथ का इस्तेमाल कर लिया था तो झूठी बात कहने की क्या जरूरत थी? उसने गुस्से से माहम के करीब आते कहा तो वो खौफ से पीछे होने लगी। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए कहा। वो आंसू साफ करती लहजा हमवार करते हुए बोली। यजदान खान ने उसकी जानिब गौर से देखा। वो उसके गुस्से की वजह से डर कर कांप रही थी। वो पीछे हुआ और बाहर निकल गया। माहम का वजूद हचकोले खा रहा था। वो रोती हुई अपने यहाँ आने का सोग मना रही थी। वो सब शाम में गांव के लिए निकल गए थे। एहसान उनके घर ही रुका हुआ था। वो तीनों वहां से चले आए थे। यजदान खान से उसकी माँ पूछ रही थी कि माहम के साथ इसका क्या चक्कर है। उसने मोहलत मांग ली कि सब कुछ मालूम हो जाएगा। अली को मंजरे आम पर लाना था। इस छोटी सी ब्रेक के लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। उम्मीद है आप थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कहानी कैसी है ये ज़रूर बताइएगा। क्या माहम यजदान के लिए ठीक रहेगी या फिर अली ही उसके लिए बेहतरीन चॉइस है? और क्या यजदान माहम को कबूल कर लेगा? क्या वो उससे रिश्ता जोड़ने के लिए कामयाब हो जाएगा? ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे का हिस्सा। दिन तेजी से गुजर रहे थे। एक माह हो गया था उसे गांव आए हुए, लेकिन उस पर बेकली सी छाई हुई थी। शहर जाकर उसके साथ जो कुछ हो चुका था, अब वो शहर जाने के हक में नहीं थी। यजदान खान का सामना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत खाला की फैमिली, जिसमें खाला, खालू, यजदान खान और एहसान थे, वो गांव चले आए थे। माहम के हाथ पांव फूल गए थे। उसने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। यजदान को वो देखने से भी कतरा रही थी। वो कपड़े धोकर छत पर फैलाने के बाद बैठी हुई थी और सोच रही थी, न जाने वो कितने दिन और वहां रुकेंगे। जब तक वो कहाँ जाए, बस उनका सामना नहीं करना चाहती थी। यजदान खान ने गला खंगार कर उसे मुतवज्जो करना चाहा तो वो चौंक कर पलटी और खौफ से पीछे हुई। इससे पहले कि वो दीवार से टकराकर नीचे गिरती, यजदान खान ने उसकी कलाई थामकर अपने पास खींच लिया। उसके दोनों हाथों की हथेली इसके सीने से जा लगी। मुझे देखकर क्यों भाग रही हो? पूरे शहर में ऐलान कर आई हो कि यजदान की होने वाली बीवी हो, और यहाँ गांव में छुप कर बैठी हो। क्या अपने होने वाले शौहर से तुम्हें इतना डर लगता है? उसके बाल पीछे से उड़कर आगे की जानिब आ रहे थे। यजदान खान के चेहरे से टकराकर उसके वजूद में अजीब बेचैनी पैदा कर रहे थे। आई एम सॉरी, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, इसने हल्की आवाज़ में कहा
تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا تو بدنامی ہو جائے گی۔ ہونے والی بیوی کو چھوڑ کر یزدان خان واپس امریکہ بھاگ گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میں سب کو بتا دوں گی میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور اس نے لرزتے لبوں سے کہا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کے لبوں پر رکھ دی۔ جیسا میں کہوں گا ویسا ہی کرنا۔ اس نے سرگوشی میں کہا تو ماہم کا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ اس کے انداز عجیب سے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے حصار کو توڑتی ہوئی نیچے کی جانب بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر دم لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مانو پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یزدان بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا وہ سب۔ کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہیں… وہ نفی میں سر ہلاتے مسلسل اسی بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ساتھ ہی اس کے سر پر بم گرے تھے۔ یزدان سے اس کی شادی طے کر دی گئی تھی۔ اس نے حیرت سے یزدان کی جانب دیکھا جو اسے پہلے سے ہی دیکھ رہا تھا۔ تیاری کیا ہونی تھی؟ یزدان نے بس سادگی سے شادی کا کہا تھا۔ 2 دن بعد ہی ان کا نکاح رکھ دیا گیا۔ اتنی جلد بازی پر ماہم کا دماغ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ نکاح کا جوڑا سفید رنگ کا تھا۔ یزدان اور ماہم نے ہم رنگ جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ کانپتے ہاتھوں سے سائن کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی یزدان کی جانب نہیں دیکھا تھا کہ اس کی سرد آنکھوں میں دیکھنے کا ماہم کا حوصلہ نہیں تھا۔ اس کے ایک جھوٹ نے یزدان کو یہ کرنے پر مجبور کیا تھا اور اب یہ مجبوری رشتہ بن چکا تھا۔ اس کی بہنیں اپنے بھائی کے فیصلے پر حیران تھی، جو ہمیشہ کہتا آیا تھا کہ شادی پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گا۔ وہ رخصت ہو کر گاؤں سے شہر آئی تو اس کا استقبال کسی شہزادی کی طرح کیا گیا۔ اسے لگ نہیں رہا تھا یہ شادی مجبوری میں کی گئی ہے۔ یزدان کے کمرے میں آنے کا یہ پہلا موقع تھا، ورنہ وہ جتنے دن وہاں رکی تھی اس نے یزدان کی کمرے کی راہ بالکل نہیں لی تھی۔ وہ تذبذب کا شکار تھی جب یزدان کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم کی رہی سہی جان نکلنے لگی۔ وہ آتے ہی اس کے قریب آیا۔ دیکھو تمہاری بات بالکل سچ ہو گئی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ آپ نے صرف اسی بات کو سچ کرنے کے لیے یہ شادی کی ہے؟ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ تمیز سے بات کرو، اس نے تنبیہ کی، لیکن وہ سنے بنا ہی واش روم میں گھس گئی اور رونے لگی۔ یزدان خان نے سر جھٹکا اور چینجنگ روم میں چلا گیا۔ وہاں کپڑے تبدیل کر کے آیا اور بیڈ سے سب کچھ اتار کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ماہم کافی دیر بعد باہر آئی تھی۔ اس نے یزدان کو گھور کر دیکھا، پھر وہ بھی سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس نے بس اسی لیے شادی کی تھی، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں تھی۔ ماہم کا دل لرزنے لگا۔ اگلی صبح اس سے بھی بری ثابت ہوئی تھی۔ سیم نامی لڑکی ان کے گھر چلی آئی تھی۔ انتہائی بولڈ اور سٹائلش سی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ یزدان کے کمرے میں بنا اجازت چلی آئی۔ ماہم شاور لینے جبکہ یزدان تیار ہونے میں مصروف تھے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی اس نے یزدان کو گلے سے لگا لیا۔ ماہم واش روم کے دروازے پر کھڑی منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یزدان نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے سہولت سے اسے دور کیا۔ کیسے ہو یزدان؟ وہ انگلش زبان میں بات کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایسے کمرے میں کیسے گھس سکتی ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ تم سے پوچھتی تو آنے نہیں دیتے، نیچے آنٹی سے پوچھا اور یہاں چلی آئی۔ تمہیں دیکھے ہوئے مہینے ہو گئے ہیں، سیم نے اداسی سے کہا۔ اس کی نگاہ ماہم پر پڑی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، جو دونوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیوی ہے ماہم، اس نے سیم کو بتایا۔ کیا تم نے شادی کر لی؟ وہ غصے سے چیخنے لگی۔ کل رات ہی ہوئی ہے، اس نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ تم یہاں بیوی کے ساتھ وقت گزارے ہو اور میں وہاں تمہارے بنا تڑپ رہی ہوں۔ اس نے غصے سے ماہم کی جانب جانا چاہا تو راستے میں یزدان حائل ہو گیا۔ میری بیوی سے تمیز سے پیش آنا۔ وہ انگلش زبان میں کیا بات کر رہے تھے ماہم کے کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ اس لڑکی کو ابھی طلاق دو اور مجھ سے شادی کرو۔ اس نے یزدان کا گریبان پکڑنا چاہا لیکن یزدان نے ایسا نہ ہونے دیا۔ اسے کمرے سے باہر لے گیا اور اسے نہ جانے کیا بات کرنے لگا۔ جب وہ نیچے آئی تو وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، یہ ہماری مہمان ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔
لیکن اس کا انداز جارحانہ تھا۔ ولیمہ ان کا گاؤں میں ہی تھا، اسی لیے وہ سب تیار ہو کر گاؤں چلے گئے۔ ساتھ سیم بھی تھی جو ماہم کو گھور رہی تھی۔ ولیمے کے بعد اس نے ماہم کو چینج کروایا، شہر کے لیے نکل پڑے۔ اس کا ارادہ تھا وہ سیم سے اسے دور رکھے۔ مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ماہم کا دل جیسے جلنے لگا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ پڑھ لکھ کر یزدان کے برابر آئے گی۔ گڈ، بہت اچھی بات ہے، اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ جب گھر پہنچے کچھ دیر بعد ہی سیم آ گئی۔ سیم نے ان دونوں کے لمحات کو ضائع کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ دونوں خود ہی یہ کام بخوبی کر رہے تھے۔ وہ ماہم کو ساتھ لیے ٹیرس پر تھی۔ یزدان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سیم کو وہاں سے کیسے بھیجے۔ صبح جب یزدان نے ماہم کو دیکھا تو وہ غصے میں تھی۔ آپ سیم سے بات نہیں کریں گے، وہ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ وہ میری بزنس پارٹنر ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ آپ پھر بھی بات نہیں کریں گے ورنہ میں… وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ ورنہ؟ یزدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، آپ کے قریب کوئی لڑکی نہیں آئے گی، اس نے ایک بار پھر انگلی اٹھا کر کہا۔ جب تم قریب نہیں آنے دو گی تو میں تو کہیں اور ہی جاؤں گا، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور ماہم کے سر پر لگی۔ وہ فوراً سے قریب آئی، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھ لیے۔ جو کرنا ہے کریں، لیکن آپ کسی اور لڑکی کی جانب نہیں دیکھیں گے۔ وہ غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ یزدان کو لگا وہ اس کا سانس بند کر دے گی۔ فکر نہ کرو، سیم میرے پیچھے 5 سال سے ہے اور میں نے ہمیشہ ایک لائن کھینچی ہوئی ہے۔ اس کے پار نہ سیم آ سکتی ہے اور نہ ہی میں جاؤں گا، اس نے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یزدان کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے انگلیوں کی پوروں پر آنسو چن لیے۔ اسی وقت بے دھڑک سیم کمرے میں آئی تو یزدان نے اسے دیکھ کر ماہم کو ساتھ لگا لیا۔ سویٹ ہارٹ، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ ماہم حیا سے پانی پانی ہو گئی تھی، جبکہ سیم نے غصے سے واک آؤٹ کر لیا۔ تم غلط فہمی مت آنے دینا ورنہ کوئی تیسرا فائدہ اٹھا لے گا، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ ابھی تک سرخی جھلکا رہی تھی۔ یزدان آفس کے لیے چلا گیا جبکہ سیم ماہم کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ یزدان کے لائق نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور ماہم کا جواب واضح تھا کہ میں اس کے لائق بن جاؤں گی، اور اس نے واقعی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ انگلش کورسز کر رہی تھی، کمپیوٹر میں الگ کورسز۔ یزدان اس کا یہ انداز دیکھ کر افسوس کرنے لگا۔ تمہیں خود کو اتنا تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم سے شادی سب کچھ جانتے ہوئے کی تھی، اور میں نے علی کی وجہ سے شادی نہیں کی۔ مجھے تمہارا کسی مرد کے قریب نہ جانا اور پھر قریب جانے پر تھپڑ مارنا، میرا نام استعمال کرنا پسند آیا تھا۔ سیم ہر لڑکے کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ میں ہمیشہ سے ایسی لڑکی چاہتا تھا جو مجھ سے پہلے کسی اور کے نام سے منسوب نہ رہی ہو، اسی لیے تم سے شادی کی کہ ہماری محبت خالص رہے گی، وہ اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں فاصلے سے لیٹے تھے۔ ماہم نے لب دانتوں میں دبا لیے۔ آپ کا نام سن کر ہمیشہ سے میرا دل دھڑکتا تھا۔ آپ کے لیے بھائی لفظ استعمال کرنے میں دقت ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب آپ سے بنا دیکھے محبت ہو گئی۔ اس نے اطراف محبت کیا تو یزدان خان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ واقعی اس کی بیوی بننا چاہتی تھی، اسی لیے دل اس کا یہی بات کہنے کو کہتا تھا۔ کیا سچ میں؟ وہ کونیوں کے بل اٹھ کر اس کے قریب آیا تو وہ اسے دیکھتی سر ہلانے لگی۔ سیم سے جیلس نہ ہو، اسے میں کل ہی یہاں سے رخصت کر رہا ہوں، اس نے نرمی سے چہرے پر سے ماہم کے بال ہٹائے اور وہ اس کے لمس پر کانپ سی گئی۔ یزدان نے لیمپ کی روشنی کو بند کیا۔ ماہم نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آئی ریئلی لو یو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا اور ماہم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں جہاں تک آگے جانا چاہو گی وہاں تک میں تمہارے پیچھے رہ کر تمہیں سپورٹ کروں گا۔ اس کی سانس ماہم کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ اس نے یزدان کا چہرہ تھام لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ سرشاری سے مسکرا دیا۔ ملن کی اس رات نے دونوں کو اس بات کا اندازہ کروا دیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے
कितने ज़रूरी हैं। कैसी लगी आपको कहानी? मुझे उम्मीद है आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेशुमार अच्छी कहानियाँ ला सकें।